आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ हम हालात वाक़ात सियासत। लेकिन इन दिनों जम्मू कश्मीर में बड़ा मामला है, दो बड़े मामले हैं, राहुल गांधी की यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कज़िया ज़मीन भी है। और इसी कज़िया ज़मीन में कुछ नए जो पहलू हैं वो खंगाले जा रहे हैं, कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं। और आज के अखबारात में आज की सशुर्की की खबर करें, आज की सोशल मीडिया ट्रेंड की बात करें तो एक नाम बड़ा शह सुर्खियों में है और ये है जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला, कांग्रेस के साबका बड़े लीडर, आज़ाद पार्टी के आज के सदर गुलाम नबी आज़ाद का हुक्मनामा सरकार का जारी होता है। कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये है डिविजनल कमिश्नर डोडा का एक चिट्ठी जारी होती है और चिट्ठी में वो लिखते हैं, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को नंबर है चिट्ठी का 4386-89 SQ डेटेड 19 जनवरी 2023 और सब्जेक्ट है डिटेल्स ऑफ मेजर चंक्स ऑफ इंक्रोचमेंट स्टेट काचराई लैंड। और इसमें जो नाम दिए जाते हैं बहुत से नाम है, एक नाम हम आपको खास तौर पे दिखाएंगे, बताएंगे, उस पर बहस करेंगे। और ये नाम है, गांव है ये खाल जुगड़ा और खसरा नंबर है यहाँ पे 210 और नाम है गुलाम कादिर, गुलाम नबी, गुलाम अब्बास, गुलाम अली, लियाकत अली, निसार अहमद, बजाड़, सजाद अहमद, सन्स ऑफ रहमतुल्लाह, इक्वल शेयर आउट ऑफ 12 शेयर्स और रास मसूद, तारिक परवेज, ये नाम है। हमने थोड़ा सा वो उनको दिखाया है आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, हम भी वो पूरा लेटर दिखा रहे हैं। और आगे लिखा है इसको जो लैंड जिसने कब्जा किया है, रिमार्क्स में वो लिखा है 2MP राज्यसभा 3 कंट्रैक्टर 4 कंट्रैक्टर। तो ये जब नाम निकल के आता है तो सीधा 2-MP की बात आती है, तो इसमें गुलाम नबी भी है, तो फिर आ जाता है नाम गुलाम नबी आज़ाद का। और गुलाम नबी आज़ाद के नाम ये ज़मीन जो है 145 कनाल ज़मीन उसके अहल खाना, उसके रिश्तेदारों या गुलाम नबी आज़ाद का अपना भी नाम है, वो उसमें आता है। और साथ में दूसरा नाम आता है गुलाम कादिर वानी, सन ऑफ लसबानी, ये सबका MLA हैं। इनके नाम पे अरनोरा गांव में खसरा नंबर 1520-99/4 ये 32 कनाल ज़मीन जो है इनके नाम पे निकाली जाती है। सरकार अपने जो ईस्टर्न कमिश्नर रेवेन्यू डोडा है तो वो है। इस मामले में क्या कुछ मामला हकीकत क्या है, हमने आज़ाद साहब के क्लोज फैमिली मेंबर से भी बात की, हमने उनसे जानने की कोशिश की, तो उनकी भी बात हम आपको बताएंगे। लेकिन एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट जो हैं, साहबका एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद असलम गोनी साहब इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। जुमे की नमाज के लिए उन्हें जाना है, लेकिन उससे पहले हम जरा उनसे जान लें। गोनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जरा आपसे हम बात कर सकते हैं? गोनी साहब, मैं आज़ाद साहब के क्लोज फैमिली मेंबर से बात कर रहा था, उनका कहना था कि ये डोक है, जिसे आमतौर पे कश्मीर में डोक कहा जाता है या बहक कहा जाता है, और कभी आज़ाद साहब या क्या उनका कोई फैमिली मेंबर वहां नहीं गया है। फिर बाद में उन्होंने आपका नंबर दिया कि गोनी साहब को ज्यादा मालूम है इस बारे में, तो आपसे बात करें। जरा बताइएगा ये आज़ाद साहब के घर से कितना दूर का इलाका है जहां पे ये जमीन, अगर हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं? हाँ, पहले कुछ चीजें मैं सनम साहब दुरुस्त कर लूँ। एक तो ये है कि ये चिट्ठी जो है ये असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से डिवीजनल कमिश्नर जम्मू को लिखी गई है, जिसमें ये एनेक्चर दिखाए गए हैं, जिसमें एक जगह पे खसरा नंबर क्या नाम है 210 में एक जमीन दिखाई है। और जगह का नाम भी मैं आपको दुरुस्त कर लूँ, इस जगह का नाम है काल जुगासर में ये जमीन दिखाई गई है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में मजीद पूछताछ की, पता किया, तो पता ये चला कि ये असल में 210 खसरा नंबर जो है ये लगभग 7435 किनाल रखता है। और ये सारे का सारा रकबा जो है ये डोकू के तौर पे वहाँ के लोकल जो गुज्जर वगैरह सारे लोग और जो वहाँ के जमींदार भी थे जिनके माल वगैरह होते थे, उनको ये बहुत पहले से तवीज़ दी गई थी और उस जगह पर उन लोगों की एंट्री दिखाई गई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोस्त एक चीज बात करूं कि ये जो मैंने रिसेंट उसकी गेजरी की नकल मंगवाई, इसमें इसके आगे रेड इंक में इंदराज किया गया है। और इस रेड इंक से दो चीजें होती हैं जो इन्फर होता है रेवेन्यू के हिसाब से। एक तो ये, या तो ये है कि ये सारी एंट्री तो है लेकिन ये सब जगह जो है अबेंडेंड है
वहां पर मौके पर कोई नहीं। नंबर 2, इसका ये भी हो सकता है कि ये एंट्री थी, लेकिन क्योंकि मौके पर कोई नहीं है, ये एंट्री खारिज की गई है। इस सिलसिला में कोई भी बातचीत असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के या कोई भी डिस्क्रिप्शन या कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई, इस वक्त तक नहीं दी जा रही है। और मैं आपके वसादत से ये यहाँ पर जरूर कहूंगा कि ये सारा हिस्सा जो है इट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, क्योंकि ये जब जमीनों के खिलाफ एक कानून एक ऑर्डर निकाला गया 9 जनवरी 2023 को, उस ऑर्डर के मुताबिक जो भी जाति होने की लोगों को खदशा था, जिसमें लगभग 70 लाख आबादी इस रियासत की, जिसको अब आप यूनियन टेरिटरी कहते हैं, इस रियासत की 70 लाख आबादी इफेक्ट होनी थी। इस सिलसिला में कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। सिर्फ एक और एक आजाद साहब ने अपनी पार्टी से ये स्टैंड करवा के और जगह जगह पर इसके मुजाहरे किए गए, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किए गए, इसके मुजाहरे जो हैं डिविजनल हेडक्वार्टर पे किए गए। और यही वजह है कि ये कंगाल खोला गया, जिसका असल में हकीकतन कोई मतलब नहीं है। मैं तो आजाद साहब की तो बात नहीं करूँ, आजाद साहब की फैमिली के बारे में बात करूंगा कि कभी भी कोई इंसान, आपको मालूम है 1999 के बाद जो मिलिटेंसी शुरू हुई, तो उस मिशन की कालजी बासत जो है सनम साहब, ये बहुत दूर इलाका है। मान लीजिए ये बॉर्डर करता है हिमाचल के साथ, इनके घर से भी ये काफी दूर है। आप चूंकि रास्ते बन गए तो कालजी बासत के नीचे तक, उस कालजी बासत से भी जहां तक रास्ता जाता, वहां से भी ये जगह जो है लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसको जैसे कि बोलते हैं, इसको एंट्री जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में फाट की एंट्री की गई है। अब फाट जो है वो आपको पता, कश्मीरी में फाट बोलते हैं, वो किसी पहाड़ी को, जो पहाड़ी हो जिसमें घास वगैरह उगता हो, ये 2 पर्पज के लिए दिया जाता था। उस वक्त महाराजा के वक्त से दिया जाता था कि उस जगह पे या तो लोग अपने जो प्लेन जगह होती थी वहां पे अपने माल मवेशी चराते थे, और इन जगहों पे घास जो उगता था वो घास काटते थे। लेकिन आज के दिन में मैं आपके साथ से क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एंट्री जो दिखाई गई है, ये एंट्री मेरे हिसाब से जो डॉक्यूमेंट से पता चलता है, ये एंट्री रद्द की गई है। और मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी से आपके सामने कहूंगा कि इस जमीन के साथ आजाद साहब का तो दूर से, इस जमीन के साथ आजाद साहब की किसी रिश्तेदार का भी गोली साहब, मैं जरा हमारे नाजरीन को ये थोड़ा साफ कर दीजिए, आजाद साहब आजकल कहाँ रहते हैं, उनकी फैमिली कहाँ रहती है? दिल्ली और जम्मू को छोड़ के अपने डोडा के किस गांव में रहते हैं? भद्रवा डोडा किस इलाके में, किस गांव में रहते हैं? और ये जो इलाका है जहाँ की ये ज़मीन आप वो बता रहे हैं, ये वहीं पे है? उनके घर से कितनी दूर है जहाँ पे आजकल है, जो उनके जहाँ पे उनका जो राशन कार्ड जिस इलाके में दर्ज है, वहाँ से कितनी दूर है? और थोड़ा सा क्या, जरा एक और सर, क्या जहाँ पे ये ज़मीन है इसका कोई है कि कोई आसपास बांधी हुई है, कोई दीवार दी गई है, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह है, या ये कोई खुला? क्योंकि हम, मेरे नाम भी बहक है जनाब। हाँ, मैं गुजारिश करूंगा आपको, आजाद साहब का आबाई घर जो है वो सौती चंगा में है। ये जगह जो है ये लगभग मान लीजिए ये रोडेबल जगह है। अब रोडेबल होगी, पहले रोडेबल नहीं होती थी, ये कुछ सालों में रोडेबल हो गई है। और इस जगह से जो ये जगह दिखाई जा रही है, जिसकी एंट्री की निस्बत हम बात कर रहे हैं, ये जगह उस जगह से कम से कम, अब ऐसे तो मेरे पास जराए नहीं, क्योंकि मैंने वहां से फोटो भी मंगवा लिए हैं, ये वहां से कम से कम 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एक पहाड़ी है, फाट है। और जैसे मैंने आपको बोला, ये नंबर 210 जो है ये 7435 किनाल है। और वहां पर सारे वहां के बेचारे लोग हैं, वहां पे हमारी गुजर बरादरी के लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो वहां पर अपना माल गर्मियों में ले जाके चराते। और इस जगह पे कहीं पे कोई भी खारबंदी नहीं है, कहीं पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, एक पैसे की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। फाट है तो फाट में तो कंस्ट्रक्शन का मतलब ही नहीं है। फाट से मेरा मुराद है कि वो पहाड़ी, जिस पहाड़ी पर घास उगता है और घास काटने के लिए वो दी जाती है। ये जगह कतई तौर पे इस वक्त तक भी, क्योंकि मैं भी लगभग इस इलाके में खुद भी गया हूँ,
ये उस जगह से जहाँ कालचुनाव है जिसको बोलते हैं वहां से भी ये बहुत चलिए ये बात अब जरा क्लियर होगी। जरा बताइए, आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल रहे जम्मू कश्मीर के, तो जरा बताइए क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर जमीन पे कोई कब्जा नहीं है, जमीन की कोई तारबंदी नहीं है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में या कहीं पे आपका नाम दर्ज करके, आजाद साहब का नाम दर्ज करके उन्हें जो बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? अदालत वगैरह जाएंगे आप, या बस यहीं पे बात? जी मैं आपसे कहूंगा कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है, और ये सारी हरकत जो है ये एक मोटिवेटेड हरकत मुझे लगती है, जो जानबूझ के आजाद साहब का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई है। मैंने कल भी किसी लोकल न्यूज चैनल को, पोर्टल को बोलते हुए कहा था कि मैं अपना राइट हम रिजर्व रखते हैं कि इस मामले में दो द्वार फोन, क्योंकि मुझे कल एक न्यूज पोर्टल के वो जो मुझे इंटरव्यू कर रहे थे, क्या नाम है उनका, जी आप बताइए। जी हाशमी साहब, हाशमी साहब, मैंने उनको भी कहा था कि देखिए हाशमी साहब, बात ये है कि इस तरीके से ये चीजें जो हैं, ये चीजें इस तरीके से हम टेक इट वेरी सॉफ्टली, क्योंकि अगर ये चीज है कि किसी के इंटरव्यू उस पर मुझे उन्होंने कहा, क्योंकि जुनैद हाशमी साहब ने उस कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर के साथ बात की थी जिसने ये फॉरवर्ड की है, और उसने ये कहा था उनको क्लियर लफ्जों में, जो मुझे उनने कहा कि हमने मौके की कंडीशन वेरीफाई नहीं की है। चलिए गौनी साहब, मौके की कंडीशन वेरीफाई नहीं की है। बहुत शुक्रिया गौनी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद असलम गौनी, रिटायर्ड जो हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल, साहब का एडिशनल एडवोकेट जनरल, और एडवोकेट गौनी साहब, मुझे आज़ाद साहब की फैमिली मेंबर्स ने बताया था कि गौनी साहब से बात की जाए, तो हमने गौनी साहब से बात की। आज़ाद साहब के फैमिली में हमें यह भी बताया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये एक बहक है, डोक है, वहाँ पे कहीं बाप दादा परदादा जाया करते थे, उसके बाद हम कभी गए नहीं, तब मवेशी लेके पूरे इलाके के लोगों को वो डोक जो है वहाँ पे डिवाइडेड थी, सबका हिस्सा था। लेकिन मेरे साथ जुनैद हाशमी भी जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं। जुनैद से मैं जानना चाहूँगा, जिन्होंने स्टोरी को पूरी तरह से फॉलो किया, जो बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। जी 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 जुनैद, आपने सुना गोनी साहब बता रहे थे कि डोक है, ये बहक है, हमारे यहाँ माल भी इसको कहा जाता है, और बिल्कुल गांव देहात में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे इस तरह की डोके हैं, बहके हैं, वहां पे लोग मवेशी अपने छोड़ देते हैं, भेड़ बकरियां छोड़ देते हैं, वो ऑक्यूपाई नहीं होती है। मेरे बाप दादा के नाम, परदादा के नाम पे भी थी, आज भी वो चलती रहती है। तो गोनी साहब का ये कितना कहना सही है कि वाकई में डोक वगैरह है? अगर आपके हम स्टोरी को आप देखें तो ये एग्जैक्टली वो स्पॉट कैसा है, जिस स्पॉट को लेकर क्लेम किया जा रहा है कि स्पॉट के ऊपर जो है गुलाम नबी आजाद और उनके खानवादे का कब्जा है, मेरे पास उसकी वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये है वो इलाका, ये ध्यान से आप देखिएगा, ये है वो इलाका जिस इलाके को लेकर कहा जा रहा है कि इस इलाके के ऊपर कब्जा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये आदमी खड़ा होकर वहां बता भी रहा है कि जनाब ये तो एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। इस पहाड़ी के ऊपर ये आप देख सकते हैं कोई कंस्ट्रक्शन इस पहाड़ी के ऊपर नहीं है, कहीं पे भी कोई कब्जा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई तारबंदी नहीं है, कोई चीज इसके ऊपर नजर नहीं आ रही है। यही है वो डोक जिस 145 कनाल को लेकर सरकार की चिट्ठी में ही आया है कि इसके ऊपर, इस सरकारी जमीन के ऊपर जो है गुलाम नबी आजाद और उनके खानदान का कब्जा है। और इस चीज से आप सनम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो निचले स्तर पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं वो ऊपर वाले स्तर पर जो उनके साहब लोग बैठे हैं उन्हें क्या फीडबैक देते हैं जी। अब बताइए, ये आपके सामने है, ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्या है वहां पर। मैं दोबारा ही वीडियो क्लिप का प्ले करूंगा ताकि जितने भी नाज़रीन है वो ये देखिए, ये आपने देख लिया कि ये बिल्कुल टोटल पहाड़ी इलाका है, और इसके ऊपर इस वक्त बर्फ है, और इस वक्त इस जगह पर जाना भी लगभग नामुमकिन है जी। तो ये अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट भी देखा होगा, उस डॉक्यूमेंट में भी गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा का एमपी बताया गया है। हाँ। जबकि वो राज्यसभा के एमपी तो है नहीं है इस समय, वो तो क्या कहते हैं इस वक्त डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इन्हीं के खानदान से एक और शख्स ने उर्दू में रुक्का लिखकर मुझे भेजा है, जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील के साथ कहा है जी कि उनके खानदान के नाम पर इसकी एंट्री थी। ये बहुत उन्होंने तारीख की बात की है, बहुत सारी चीजें कही गई हैं। लेकिन उसके बाद जो इस वक्त की सूरत हाल है वो ये है कि इस पर रेड एंट्री है,
और वो रेड एंट्री का मतलब कि इसको खारिज कर दिया गया है सरकारी खाते से। सरकारी खाते में रेड एंट्री का मतलब यही है कि इस वक्त ये जमीन गुलाम नबी आजाद या उनके खानदान के नाम पर स्टैंड नहीं करती। लेकिन जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर, या जैसे मैंने आपको कहा कि जी कमिश्नर या किसी और लेवल का कोई अधिकारी जब तक ये नहीं कहता कि इसकी इस वक्त की पोजीशन क्या है, तो तब तक मुझे नहीं लगता कोई क्लैरिटी आएगी। मुझे लगता है इसमें डोडा के जिला प्रशासन को एक क्लैरिटी देनी होगी, बताना होगा डोडा के जिला प्रशासन को कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। खबर में जो ये सब कुछ निकल के आ रहा है, जो हम लोगों से बात करें, आजाद साहब की फैमिली से बात करें, तो लग रहा है कि ये कहीं फिक्टिशियस ही मामला है, क्योंकि स्पॉट पे ना जाना, लोगों से बात करें। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना क्या चाहती है, सब कुछ दिखा के, नाम निकाल के? मुद्दा और मकसद क्या हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का? देखिए, एक आधी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती को हम ये नहीं कह सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन सब जगह ऐसा ही कर रही है। ये डोडा का इलाका जो है बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है। अफसरों के लिए भी इन ढोकों पर पहुंचना और वहां पर देखना कि इस वक्त पोजीशन क्या है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़े ये गुलाम नबी आजाद शख्सियत नहीं है, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। इस शख्सियत का नाम लेना या इस शख्सियत का नाम किसी रिकॉर्ड में इस तरीके से दर्ज करना या दिखाना कि भाई इनके नाम पर 145 कनाल के करीब करीब जमीन है जो सरकारी है और ये काबिज है उसके ऊपर, मुझे लगता है कि इन मामलों में एहतियात की जानी चाहिए। इसलिए एहतियात की जानी चाहिए क्योंकि आप एक शख्सियत का नाम ले रहे हैं और आपने रिकॉर्ड में दिखाया है कि 145 कनाल के करीब करीब जमीन ये लोग काबिज हैं। अब उस जमीन की इस वक्त की सूरत हाल क्या है वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया। इस वक्त उसकी सूरत हाल ये है कि वो एक चोटी है, पहाड़ी पर एक चट्टान सी है, एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर बर्फ है, न तारबंदी है, न वहां मकान है, न वहां कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। तो आपने स्टेट लैंड रिट्रीव करनी है तो किससे रिट्रीव करनी है? काबिज कौन है जिससे आपने रिट्रीव करनी है? ये मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के कामकाज पर ये सवाल खड़ा होता है। और ये भी कि जब आपसे लिस्ट मांगी जाती है डिवकॉम लेवल पर, जब आपसे लिस्ट मांगी जाती है एफसी फाइनेंशियल कमिश्नर के लेवल पर, तो मेहरबानी करके आप पटवारी से, तहसीलदार से, नायब तहसीलदार से जमीन पर वेरीफाई करवाया करें कि इस वक्त उस जमीन की पोजीशन क्या है। क्या इस वक्त उस जमीन के ऊपर कोई काबिज है या जमीन के ऊपर कोई काबिज नहीं है? इस चीज की वेरिफिकेशन करते नहीं। और जब इस तरह की चिट्ठियां आती हैं या इस तरह के सरकारी कागजात आते हैं तो हमें क्या कहते हैं, इन कागजात को लेकर जाहिर सी बात है सहाफी के तौर पर तो आप इसमें स्टोरी बनाएंगे। और अगर आप सनम इसमें एक और चीज देखेंगे, इसमें गुलाम कादिर वानी का नाम भी है। गुलाम कादिर वानी डोडा के पूर्व एमएलए हैं, उनको लेकर भी कहा गया है कि उन्होंने भी 2 जगह पर क्या कहते हैं जमीनों के ऊपर कब्जे करे हुए हैं। और इसमें कुछ और नाम भी हैं। इसको लेकर कल जब मेरी एडवोकेट असलम घोनी से बात हुई, उन्होंने भी एक बात बड़ी क्या कहते हैं संजीदा बात इसमें कही। उन्होंने कहा कि जिन जो असल में सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे हैं वो इसमें रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुए हैं, वो कब्जे क्यों रिफ्लेक्ट हुए हैं जो क्या कहते हैं असल में कब्जे नहीं है। और उन्हें यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि टारगेट करके डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेताओं का इसमें नाम दिया गया, ये उनका कहना था। चलिए जुनैद, बहुत शुक्रिया पूरी तफसील से हमें दिखाने के लिए, बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद हाशमी जम्मू से मेरे साथ थे। और इस खबर के पस मंजर में जरा खुल के बात की जाए तो गांव देहात में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहकू में जाते हैं, वो टेम्परेरी होता है तो उनका वहाँ पे जाना, अपने माल मवेशी लेके, कुछ जगहों पे उन्हें बह कहा जाता है, कुछ इलाकों में उन्हें डोक कहा जाता है, कुछ जगहों पे उन्हें माल कहा जाता है। तो ये पहाड़ पे एक छोटा सा टापू जैसा होता है, वहाँ पे ज़मीनें होती हैं, वो लोग वहाँ अपने मेल जो मवेशी होते हैं वो लेके वहाँ जाते हैं। 1-2 आदमी मवेशियों के साथ होते हैं, कभी कभी फैमिलीज भी माइग्रेंट हो जाती हैं, जिस तरह बकरवाल लोग जाते हैं। तो ये जो है आज़ाद साहब की फैमिली का कहना है कि कभी माल हुआ करती थी दादा परदादा के ज़माने में, और आज़ाद साहब के जन्म के बाद भी कभी कोई उनका फैमिली का मेंबर वहाँ गया नहीं है। तो कहाँ से ऑक्यूपाई हुई, कोई उसका बाउंड्री नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई तारबंदी नहीं है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है कि वो रिट्रीव ये ज़मीन करेगी तो किससे करेगी? आज़ाद वहाँ कोई दीवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो बड़े इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ज़रा एलजी मनोज सिन्हा ने कल जम्मू में ज़मीन के मुद्दे पर एक स्टेटमेंट दिया था, हम वो आपको सुनाएंगे और उसके बाद इसी खबर को लेकर आगे भी बढ़ते जाएंगे और राहुल की यात्रा पर भी बात करें। लेकिन पहले एलजी मनोज सिन्हा ने कल जम्मू में क्या बताया कज़िए ज़मीन पर। दशकों से गैर बराबरी, शोषणकारी और विकास विरोधी भूमि कानूनों ने जम्मू कश्मीर के आम आदमी की प्रगति को रोक रखा था। पिछले 2 वर्षों में लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा भूस्वामियों को ताकतवर बनाने की कोशिश की गई। जिन भूमाफियाओं और रसूखदारों ने
कानून का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाया है, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। किसी भी कानून को लागू करने में मानवीय संवेदना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध कब्जा हटाने की इस अभियान में आम आदमी और गरीब तबके के हित सुरक्षित रहें और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। 3 भाषाओं में लैंड पासबुक जारी कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में हमें सफलता मिली है। अभी तक 28 लाख लैंड पासबुक वितरित किए जा चुके हैं। 4 लाख लैंड पासबुक और जल्द ही वितरित करने में हमें सफलता मिलेगी। भाषा की सीमा की वजह से जिन रिकॉर्ड्स में फेरबदल की संभावना थी, उसे समाप्त करने के लिए रिकॉर्ड्स को डीमिस्टिफाई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल यौम जमहूरिया की तकरीब पर जम्मू कश्मीर के विकास की बात करी थी, लेकिन मुद्दा ज़मीन का भी था और ज़मीन पर भी उन्होंने बात की और बताया कि किसी गरीब को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि गरीब का, जहां एक तरफ सरकार जो है गरीब आदमी को घर बनाने के लिए आवास योजना के तहत मकान दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इस ज़मीन के नाम पर गरीब आदमी का ढांचा भी गिराया जाता है। ये कई जगहों से इस तरह खबरें हैं और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ये याद रखना चाहिए या उन्हें इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहिए कि ज़मीन पे इस तरह के वाक़ा जो हों वो नहीं होने चाहिए। मिसाल हमने इस प्रोग्राम के दौरान भी आपको दी कि डोडा के इलाके में ज़मीन गुलाम नबी आज़ाद के नाम दिखाई जा रही है, लेकिन कैप्चर की गई है, उसने की है या नहीं की है, उसने उस पर नाजायज़ कब्जा किया या नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब सवाल दूसरा है और ये है जम्मू कश्मीर के कश्मीर सूबे में यात्रा शुरू हो चुकी है राहुल गांधी की। आज सुबह बानिहाल के रेलवे स्टेशन के नज़दीक से यात्रा दोबारा शुरू हुई और फिर ये यात्रा जम्मू के कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई आगे के लिए रवा दवा रही। आपको थोड़ा सा बताते चलें, यात्रा के दौरान जो टी शर्ट है वो बड़ी बहस की मौजू रही राहुल की, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला भी टी शर्ट पहने हुए थे और ये टी शर्ट पहनते हुए हमने इसलिए खबर को, इस चीज़ को आप मौजू बहस बना रखा है क्योंकि यात्रा कश्मीर का मौसम, वहाँ टी शर्ट पहनना खुद साफ जाहिर है, वहाँ तो बड़ा लेदर जैकेट, फैदर जैकेट पहन के भी नमूनिया होने का खतरा होता है। तो ये दो लीडरान जो हैं टी शर्ट पहन के किस तरह से कश्मीर से गुजर रहे हैं, किस तरह से उस ठंड का मुकाबला कर रहे हैं, ये थोड़ी सी हैरत वाली बात है। लेकिन ज़रा आरिफ फहीद भी हमारे साथ हैं रामबन से, हम कोशिश करेंगे फिदा भी आखिर में हमारे साथ जोड़ी जाए, वो है। तो आरिफ ज़रा बताइए क्या रहा सुबह सुबह माहौल जब राहुल की यात्रा यहाँ से शुरू हुई? जी बिल्कुल सनम सर, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आज फिदा से राहुल की यात्रा और इस पे आवाज आ रही है आपको? जी सनम सर, मैं आपको बताता चलूं कि आज जो यात्रा है वो बिल्कुल बानिहाल से होती हुई जो है रेलवे स्टेशन बानिहाल से कश्मीर की ओर जो है कश्मीर के इलाके में दाखिल हो गई। कहीं ना कहीं पे उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है वो भी आज इस यात्रा में शामिल हो गए थे और रेलवे स्टेशन बानिहाल से तकरीबन जो नवयुगा टनल तक जो है कई किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद जो है ये सफर जो है अब वादी कश्मीर में इसका पड़ाव जो है वो शुरू हो चुका है। लोगों की बड़ी अच्छी तादाद जो है यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होने के गर्ज से आ गई थी। चलिए बहुत शुक्रिया, यात्रा आ गई थी, निकल गई थी, टनल पार कर चुकी। अब जरा हम फिदा के पास भी चलेंगे, जरा उमर अब्दुल्ला की एक तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से वो इंतजार कर रहे थे, रोड पे बैठे हुए थे। साइड में एक तस्वीर हम दिखा देते हैं, छोटा सा वीडियो क्लिप हमारे पास है, वो भी दिखाएं। उमर अब्दुल्ला किस तरह से, ये देखिए उमर अब्दुल्ला सड़क के किनारे इंतजार कर रहे हैं, राहुल कब आएंगे, टनल क्रॉस करेंगे और उसके बाद वो आगे जाएंगे और इसी इंतजार में उमर अब्दुल्ला बैठे हुए थे। लेकिन पहले फैरन पहने हुए, पहले कश्मीर का वो पूरा, लेकिन जब राहुल आए तो उसके बाद उन्हें जैकेट निकाला, सब कुछ निकाला और टी शर्ट पहनी। फिदा के पास चलते हैं। फिदा जरा बताइएगा क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ सूरत-ए-हाल है, कहां पे यात्रा, क्या बता रही है यात्रा? फिदा और मैं जी सनम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप बताइए कहां पे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त हम खन्नापुर पहुंचने वाले हैं जहां पर राहुल गांधी पहले ही पहुंच गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब नमक टनल के पार हुए तो उसके साथ बिल्कुल उमर अब्दुल्ला नजर आए, जो कि अपोजिशन के, अगर हम अपोजिशन जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी है और साबिक वजीर आला भी है, यानी कि जुगलबंदी जो कहते हैं बार बार, एक इन दोनों के बीच में ये दो आज नजर आए। व्हाइट टी शर्ट पहनते हुए दोनों थे और उसके बाद लोगों से भी कई जगह पर राहुल गांधी जो है
मुलाकी हुए, लोगों से मुलाकात की, गाड़ी में बैठ के उन्होंने जितने भी लोग जो है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, वो कहीं ना कहीं पे राहुल गांधी का सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी यहाँ पे खनाबल अनंतनाग में, जहाँ पे पार्टी के जो लीडरान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है आगे का लाएमल क्या होगा, पार्टी का कल कितने बजे यहाँ से पद यात्रा शुरू होगी श्रीनगर के लिए। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं आपको कि इस वक्त जो आम लोग हैं वो अभी यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन बिना राहुल गांधी के, क्योंकि राहुल गांधी गाड़ी में सवार होकर सीधे खनाबल के लिए रवाना हुए हैं। अब थोड़ी देर के बाद क्या राहुल गांधी जो है यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे खनाबल में, ये तो थोड़ी देर के बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन जब कल जयराम रमेश के साथ हमने बात की तो जयराम रमेश ने कल बताया कि राहुल गांधी जो है नाइट स्टे अनंतनाग में करेंगे, तो अगले दिन वक्त इजाजत नहीं देते। मुझे एक चीज बताइए, ठंड आपको शायद लगती होगी जिस तरह आपका जैकेट वगैरह देख रहे हैं, लेकिन राहुल और उमर ने टी शर्ट पहनी थी इस कड़ाके की ठंड में, ये राज कुछ पता चला क्या है? देखिए, राहुल गांधी की टी शर्ट का राज क्या है, क्योंकि कन्याकुमारी से जब ये यात्रा शुरू हुई, कश्मीर की बात करिए, कन्याकुमारी छोड़िए, कश्मीर में मुख्तसर बताइए ठंड है तो किस तरह की ठंड है? देखिए, बिल्कुल जैकेट तो पहने हुए हम, ठंड तो हमें लग रही है। मैं आपको दिखा दूंगा कि जहाँ पे मीडिया के सभी साथी है इन्होंने भी जैकेट पहनी हुई है, सब ने जैकेट पहनी हुई है। लेकिन राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला जो है बिना जैकेट के थे, व्हाइट टी शर्ट पहने हुए थे, दोनों ने व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। और उनके साथ कहीं ना कहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन पूरी जानकारी के लिए। फिदा हुसैन अनंतनाग से, और राहुल की यात्रा जो है अनंतनाग पहुंचने वाली है, कुछ ही पलों में खुद राहुल पहुंच चुके हैं। लेकिन ये व्हाइट शर्ट वाली कहानी जो है आज हमको भी समझ नहीं आ रही, कश्मीर की कड़ाके की ठंड और उसमें इस सब की चीज, ये बड़ी कमाल की चीज है, बड़ी ताकत की चीज है। क्या है ये समझना भी मुझे भी नहीं आया है, समझ नहीं सका हूं। कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे शर्ट में, टी शर्ट में, ओपन बाजू वाली टी शर्ट में कश्मीर के इस मौसम में कैसे चल पड़े। तो फिलहाल अभी का मुद्दा बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं मुझे रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।